नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। ये होता क्या है, किस उम्र में होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सौमिल कांसल। ये न्यूरोसर्जन हैं, बटाला रोड पर एपेक्स हॉस्पिटल ये चला रहे हैं। पिछले 25 सालों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एम्स से इन्होंने अपनी एमसीएच की पढ़ाई पूरी की थी। सर नमस्कार जी, आपका नमस्कार स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमेशा हम सुनते हैं आजकल, देखिए ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बात तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हम आजकल दिनचर्या भी बदल गई लोगों की। ये होता क्या है और किस उम्र में? क्या आप जो यंग जनरेशन है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो बाहर निकलते नहीं हैं लोग, तो किस एज में होता है, तो इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है? दीपक जी, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ये स्पाइन के एक खास सेगमेंट की बीमारी है जी। इस सेगमेंट को हम लोग सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। जिस तरीके से ये स्पाइन का एक मॉडल है जी। ये ऊपर सिर का हिस्सा होता है। इस सिर के हिस्से के नीचे के 7 वर्टेब्रा जी, 7 बोनी सेगमेंट सर्वाइकल स्पाइन में आते हैं, जिसको मनका बोलते हैं। जिनको मनका बोलते हैं। इन मनकों के बीच में वाशर होता है जिनको डिस्क कहते हैं जी। ज्यादा करके हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा मूवेबल अगर कोई एरिया है तो वो नेक का यही हिस्सा है जिसको कोई सर्वाइकल कहते हैं। नेक और सर्वाइकल एक ही चीज है। अब इन 7 मनकों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला ये है कि जो शुरू का सबसे ऊपर वाला मनका है जी। वो एक ग्रीस देवता है एटलस। वो अपने सिर पे पूरे उनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड का बोझ, पहला मनका ये वाला जी, ये मनका ये पूरे सिर को संभालता है जी। इसलिए इसको एटलस कहते हैं जी। इसके नीचे का जो दूसरा मनका है उसके अंदर एक सीधा बोनी प्रोजेक्शन है और वो एटलस इस पे लगा है जिस पे हम ये मूव करता है जी। जो हमारे नेक का मूवमेंट होता है साइड बाय साइड, वो मूवमेंट इस मनके के ऊपर होता है जी। इसलिए इसको कहते हैं सिर का एक्सिस। ये एक्सिस है, ये एटलस है, फिर सिर है। इसके नीचे के 7 जो 5 मनके रह गए वो बाकी का मूवमेंट करते हैं। सारी स्पाइन के मूवमेंट में 60% मूवमेंट इन 2 मनकों में होता है जी। और उसके बाकी का बाकी के मनकों में होता है। ये आजकल जो आपने बताया कि कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए सबसे ज़्यादा स्ट्रेन नेक पे पड़ता है। आदमी झुक के काम करता रहता है, नीचे देखता रहता है, कॉन्टिन्यूस, ऊपर देखने की उसको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। जो गेम्स थे जिसमें नेक की मसल्स को पीछे स्ट्रेन करना पड़ता था वो मसल्स का एक्शन कम हो गया है। आउटडोर गेम तो खत्म हो गए, आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं। कोई भी प्रेशर वाला गेम खत्म हो गया है। फुटबॉल, क्रिकेट बहुत कम हो गया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसी बॉडी के पार्ट पे पड़ता है, इसीलिए सर्वाइकल की बीमारियां बढ़ रही हैं। और जैसा हम और आप समझते हैं कि भाई बीमारी बढ़ने के पहले उसको रोकना सबसे अच्छा है। एक बार बीमारी बढ़ गई तो मुश्किल है। जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। तो इसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन के लिए देखिए डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आप कभी भी किसी को बोलिए ना, भी कुछ एक्सरसाइज कर लो भैया, खुद के लिए भी 20-30 मिनट 40 मिनट निकाल लो। तो मोस्टली ये सुना जाता है कि समय नहीं है। और डॉक्टर साहब, इसका क्या, अगर मान लीजिए सर्वाइकल का इलाज समय से नहीं कराते हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हाँ, तो इसमें सबसे जरूरी है कि कैसे पता चलेगा कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। तो सबसे शुरू में तो ये नेक में पेन होना और स्पाज्म होना। जनरल सुनते हैं कि भी हमारी गर्दन अकड़ी रहती है, शोल्डर्स अकड़े रहते हैं, स्टिफ हो गए हैं जी। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है। उसके बाद अगर ये बीमारी बढ़ती है सर्वाइकल की, मान लीजिए किसी वजह से हड्डियां बढ़ती हैं तो हड्डियों का बढ़ना, इसके बीच में जो जोड़ने वाले लिगामेंट हैं उनका बढ़ना, फिर वो कहलाता है स्पॉन्डिलाइटिस जी। अगर उससे भी ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी तो वो जो सेंटर में नाड़ियां जा रही हैं येलो कलर की जी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और पूरी बॉडी की सारी नर्व्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये जो लाल रंग का दिखाया गया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खून की नाड़ी है जी। ये पीछे के पूरे ब्रेन के हिस्से को सप्लाई करती है। इसको वर्टेब्रल आर्टरी कहते हैं जी। इसके ऊपर अगर प्रेशर आ जाएगा तो हमारा जो बैलेंस वाला सिस्टम ब्रेन का है, जिसको सेरेब्रल सिस्टम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो जिस हिसाब से बीमारी बढ़ेगी लक्षण उसके हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा है कि लोगों को चक्कर भी आते हैं तो, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से हमेशा घबराते हैं। वो लोग कहते हैं जी पता नहीं कि आज मैं कहते भी कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए। लोग आमतौर पे लोगों की ये
कहते हैं वो धारणा बना लेते हैं, उनको बिल्कुल। ये पता नहीं चलता बाद में जाके इसकी बीमारी इतनी क्या बड़ी हो जाती है कि इसके लिए कुछ फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। हाँ, देखिए ये जो बीमारियां हैं वही फिर से वही बात आ जाती है। इनिशियल स्टेजेस में हर बीमारी को नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की तरफ जाकर आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। पर एक स्टेज के बाद जब बीमारी इतनी बढ़ जाएगी तो आपको फिर डॉक्टर की परामर्श लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ नॉर्मल सी मेडिसिन, चक्कर की, कैल्शियम, विटामिन D3, इन चीज़ों की बीमारियों को कंट्रोल कर दे जी। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी मजबूरी हो जाती है, कोई इंटरवेंशन, सर्वाइकल कॉलर, इस तरह की चीज़ों के लिए जाना पड़े। तो डॉक्टर साहब आमतौर पे ये भी देखा कि कल इससे आपके बाजू में भी पेन जाता है, कुछ इस तरह की भी कभी सुन्नापन आ जाता है हाथों में, बिल्कुल। अगर हम इसका इलाज ना कराएं या हाँ। इसका ध्यान ना रखें तो? देखिए जो सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं इसमें से 5वें नंबर से और C8 तक और उसके बाद नीचे की एक नर्व, ये नर्व के नंबर दे दिए गए हैं जी। जो पहली निकलेगी उसको C1 कह दिया, दूसरी निकलेगी C2 कह दिया, C5 to C8, उसके बाद T1, ये बाजू की नाड़ियां हैं। जी। मतलब 90% बाजू का कंट्रोल गर्दन की नाड़ियों से होता है, C5 to C8। तो जब भी इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो उसका रिफ्लेक्शन बाजू में आएगा। बाजू में कमजोरी हो सकती है, फिर हाथ मोड़ने में दिक्कत आ सकती है, तो 5वें और 6वें नंबर की नाड़ी पे प्रेशर है। मुट्ठी बंद नहीं हो रही तो इसका मतलब C7, C8 के ऊपर प्रेशर है। इस तरीके से हम ये पता कर लेते हैं कि किस नाड़ी पे प्रेशर आ रहा है। अगर उससे भी एडवांस होगा तो सुन्नपन आने लग जाएगा नाड़ी में। ये जो येलो कलर की हैं ये नाड़ियाँ दिखाई गई हैं, ये नर्व्स बिजली के तार हैं। अगर इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो इनके अंदर का करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। फिर इसका ऑपरेशन करना या किसी तरीके से इनके ऊपर दबाव कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया जिसकी गर्दन बिल्कुल पीछे ना जाती हो या एक जगह फिक्स हो गई हो, मूवमेंट होनी बंद हो गई हो? क्योंकि मैंने एक केस देखा था, हमारे ही नोन है, तो उनकी लेडी हैं, तो मैंने उनसे कहा भी आप अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, लेकिन वो इस स्टेज में आ गए कि गर्दन मूव होनी बंद हो गई। देखिए ये जो बीमारी है जिसका नाम आप खास तौर से ले रहे हैं, ये जो हड्डियां हैं ये आपस में लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। जी। आगे की तरफ का जो लिगामेंट है उसको एंटीरियर लिगामेंट कहते हैं, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर पीछे की जो लिगामेंट है उसको पोस्टीरियर मतलब पीछे का लिगामेंट कहते हैं। कुछ लोगों में किसी वजह से, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, पर ये लिगामेंट हड्डी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जी। स्पेशली विद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये हड्डी में कन्वर्ट होने लग जाता है। जी। अगर ये हड्डी में कन्वर्ट हो गए, जो मूवमेंट है हड्डियों के बीच का वो खत्म हो जाता है और बिल्कुल गर्दन एक जगह पे फिक्स हो जाती है। और यूजुअली थोड़ी सी नीचे करके, गर्दन सिर के वजन की वजह से थोड़ी नीचे करके ऐसे झुक के चलना पड़ता है, वो सीधे नहीं कर सकते हमारी तरीके से। तो डॉक्टर साहब देखिए हेल्थ टिप्स, ये देखिए तो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ध्यान रखें अपना, जैसे हमने शुरुआत में आपने भी बात करी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मैं चाहूँगा थोड़ी एक दो एक्सरसाइजेज जो जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। हाँ, देखिए ये जो स्पाइन है, नॉट एग्जैक्टली सर्वाइकल, पूरी जो स्पाइन है ये करीब 33 मनकों से मिलकर बनी होती है। जी। और हर मनके का कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ मूवमेंट है। इन मनकों को कंट्रोल करने के लिए लिगामेंट्स और मसल्स जिम्मेदार होते हैं। तो मनकों के अच्छे लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है कि उनको स्ट्रेच करके रखा जाए। जी। स्पेशली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, लटकना, वो बहुत अच्छी है। इससे मनकों के बीच में गैप बढ़ता है और जो डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा जो पोर्शन है जो इनको स्ट्रेंथ देता है वो है मसल्स। जो पीछे की तरफ ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये स्पाइन है, इसीलिए इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जी। स्पाइन के पीछे की तरफ यहाँ पर दोनों तरफ मसल्स जुड़ी होती हैं। जी। ये मसल्स पूरी स्पाइन को स्टेबलाइज करती हैं। इन मसल्स को स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। पैरा वर्टेब्रल, वर्टेब्रा के साइड वाली मसल्स, इन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं एक दो एक्सरसाइजेस बताता हूँ आपको। जो शोल्डर की मसल्स होती हैं, ट्रेपीजियस मसल कहलाती है, ये पूरे सिर को और शोल्डर्स के साथ और फिर नीचे बॉडी के साथ जोड़ती है। जी। तो इस मसल की एक्सरसाइज आपको शोल्डर के मूवमेंट के साथ ऊपर की तरफ करनी है। राइट। ठीक है। नेक को सपोर्ट करने वाली मसल्स पीछे हैं, पीछे हाथ रख के जोर से जब दबाव देंगे तो ये मसल्स आपकी प्रेशर में आएंगी। जितना यूज करेंगे मसल्स को, जितना दबाव देंगे, उतना वो ज़्यादा स्ट्रेंथ लेती जाएगी। जितनी जैसे साइड की मसल्स हैं ये भी आपके स्पाइंस को दबाव को सहायता देती हैं।
इन मसल्स के लिए इस तरीके से एक्शन करना है, माथे पे हाथ रख के आगे दबाना है, साइड में दबाना है, चारों पास से जितनी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देनी है। और इसके अलावा जब भी आप मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो करनी ही है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको अपने हेड को स्ट्रेट रख के करना है, वो ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, आमतौर पे हमने देखा है, हम भी हैं, कोशिश करते हैं, मान लीजिए वॉशरूम हाथ धो रहे हैं, फोन आ जाता है तो हम फोन 1 मिनट उसको होल्ड नहीं करते, झट से उठाते हैं, तो ये तो उससे डॉक्टर साहब ये बीमारी जो है और एग्रीवेट बढ़ जाती है। हाँ, ये जो बीमारी है, जैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं तकिया नहीं लगाना जी। हाँ, तकिया क्यों उसको नुकसान करता है? जब हम तकिया लगाते हैं तो हमारा पूरा नेक इस तरफ बेंड हो जाता है जी, और उस तरह बेंड होने में हमारा बॉडी का एक नेचर होता है कि कोई भी एबनॉर्मल पोस्चर को बचाव करने के लिए उस जगह पे वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बनाने लग जाती है, जिसमें हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है जी। तो वो धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट रहने के बाद उस जगह पे हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, और वो हड्डी एबनॉर्मल बोन है। अगर वो हड्डी आगे की तरफ बन गई तो एंटीरियर ऑस्टियोफाइट, और पीछे की तरफ बनने लग गई, ऐसे रहने लग गया तो पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट। तो आपने कभी कभी सुना होगा गर्दन हिलाते हैं तो कड़कड़ आवाज आती है जी, वो उन्हीं लोगों में होती है जिनका पोस्चर एबनॉर्मल होता है, तो यहाँ हड्डियां बन जाती हैं, जब वो इसको घुमाते हैं तो वो हड्डी पे हड्डी लड़ती है और कड़कड़ आवाज आती है। ये हर चीज कहीं ना कहीं हम लोग की हैबिट से रिलेटेड होती है, पर 2-4 दिन में इफेक्ट नहीं होता, सालों साल वही चीज हैबिट करते जाओ तो इफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ असर जेनेटिक्स का, नेचर का भी होता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर जी। आप अपनी आदतें बदल के, अपना खान पान बदल के, हैबिट्स बदल के उन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, उन बीमारियों को। कैसे डायग्नोज कैसे हो, एक आम कॉमन मैन को अगर हम समझाएं आसान भाषा में, हाँ, तो अपना खुद का डायग्नोज कैसे करें भी, मुझे तो अब ये बीमारी, वैसे तो भगवान ने बड़ी अच्छी एक नेचर ने एक चीज बनाई है, आपका बॉडी जो है खुद ही आपको इंडिकेट करने लग जाता है। बिल्कुल, देखिए स्पाइन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, जो बात आपने कही आपको, आपका ब्रेन बोलेगा नहीं भी कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में, जैसे मैंने पहले बताया, आपको गर्दन में दर्द रहने लग जाएगा, जिसके लिए आप कभी कोई गोली खा लेंगे, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर एक गोली खा लेंगे। धीरे धीरे आपके शोल्डर्स में स्पाज्म, खिंचाव रहने लग जाएगा। उसके बाद जब ये स्टेज बढ़ेगी तो आपको वही गर्दन मूवमेंट के साथ पेन, क्लिकिंग साउंड, और वो दर्द आपके शोल्डर्स में और बाजू में जाना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं रेडिएटिंग पेन जी। इसका मतलब है कि अब वो नर्व्स को अफेक्ट करने लग गया है। कभी कभी ये जो पीछे की नाड़ियां हैं सर्वाइकल की, ये सिर के ऊपर आती हैं, तो सिर के पीछे के हिस्से का दर्द ये भी सर्वाइकल की वजह से हो सकता है जी। उसको खास तौर से कहते हैं कि अगर दोनों तरफ के कान मिला दिए जाएं ऊपर सिर करके, तो पीछे की नाड़ी जो है वो सर्वाइकल से आती है, तो वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। बहुत एडवांस स्टेज में सर्वाइकल में आपका पूरी बॉडी का मूवमेंट अफेक्ट होने लग जाएगा, आप बिस्तर पकड़ने लग जाएंगे, जरा सा चलेंगे आप थकने लग जाएंगे। मतलब ये ऐसी बीमारी है, सर्वाइकल का इलाज नहीं कराइए तो आप बेड रिडन भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो बड़े विस्तार से बता दिया है कि किस तरह, सबसे पहले जो आपने ये बात बताई कि अपने लिए समय निकालें, बिल्कुल, मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए, तो फिर भी डॉक्टर के पास कब आना चाहिए? देखिए आमतौर पर बंदा ना, आज देखते हैं हमारे पंजाब में तो मालछिए बड़े मशहूर है, बंदा जाता है जी कहना मालिश करा लो, वो बड़ा सियाना सीगा। तो उन मालछिए के पास जाने से, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसे जलंधर के आसपास एक पूरा कहते हैं गांव ऐसा है, कहते जी वो बड़ी करते हैं, कभी उनको कहते जी शफा है, कोई वरदान है। हाँ, देखिए दीपक साहब, ऐसे है कि किसी को भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो दौड़ डॉक्टर के पास नहीं जाता जी। हिंदुस्तान में ये सुविधा है कि भाई आप किसी भी मेडिसिन शॉप पे जाओगे, बताओगे जी मेरे दर्द है, वो तुरंत दवा आपको पकड़ा देगा, पेन किलर दे देगा, मसल रिलैक्सेंट दे देगा। आपको थोड़ी और तकलीफ है, स्पाज्म हो रहा है, आप जाओगे मालिशी के पास। लेकिन अगर आपका कोई भी लक्षण लगातार बार बार इलाज के, दवा के बावजूद भी नहीं जा रहा है, तो आपको तुरंत किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए, स्पाइन के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को। अगर आपके लक्षण बढ़ते चले जा रहे हैं, दवाइयों से, इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं हो रहे, इमीडिएटली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को कंसल्ट करें। या कोई लक्षण आपको सडनली आता है, आप बिल्कुल ठीक है, एकदम से आपको सिर घूम गया, पूरा चक्कर आ गया, तो इसका मतलब है पीछे से कोई काम सडनली गड़बड़ हुआ है, फिर आपको पास टाइम नहीं है वेट करने का, आप जरूर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। मतलब दरअसल जो मालिशी हैं वो बीमारी को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं?
देखिए मालिश ये जो है फिजियोथेरेपी और इसका फिजियोथेरेपी एक अलग चीज है। हाँ, जो फिजियोथेरेपी तो फिर उन्होंने हाँ, पढ़ाई करी पढ़ाई की है। तो एक दूसरे जो आम हाँ, हाँ। बट बहुत सारे मैं आपको भी पता ही है हाँ, शहर हाँ, में हाँ। भरा पड़ा है, तो जो जलंधर के पास जो गांव है उन्होंने कौन सी फिजियोथेरेपी की रही है, वो बिल्कुल। बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं? देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं यही कहूँगा कि उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग 10 साल से 20 साल से मालिश कर रहे हैं, मालिशिए, और लोग उनके यहाँ नंबर लेके आ रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। तो मालिश का कुछ ना कुछ रोल, कुछ ना कुछ फ़ायदा मरीजों को, लोगों को मिलता होगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है जी, ये परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आपने मालिश भी करानी है तो आप ये जरूर जानने की कोशिश करें कि बीमारी क्या है हमारी, किस चीज़ के लिए हम मालिश कराने जा रहे हैं। ऐसे भी अगर आप कभी मालिश कराओ, हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी कहती थी जरा मेरे पैर दबा दे, जरा मेरे दबा दे, क्योंकि आराम मिलता है इन चीज़ों से, चाहे वो टेम्परेरी है, लेकिन उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल रीज़न, मेडिकल जो साइंस है वो इसीलिए डेवलप हुई है कि जो भी सिम्टम्स हैं उसके पीछे का कारण पता चले, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा ट्रीटमेंट हो कि अगर 4 मरीज आए तो 4 में से ज़्यादातर ठीक हो जाए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। वैसे तो आपने बहुत चीज़ें विस्तार से बता दी हैं, सारी चीज़ें डॉक्टर साहब, एक उसका कंक्लूजन निकल के ये आया है कि अपने लिए समय निकालें। पैसे के पीछे ठीक है, कमाई करना जरूरी है, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो 16 घंटे काम कोई बंदा नहीं करता है। 10 घंटे अगर आप काम भी करते हैं तो अपने लिए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इतना समय जरूर निकालिए। और कुछ आप संदेश देना चाहें डॉक्टर साहब? मेरा संदेश सारी पब्लिक के लिए यही है कि सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइन, इसको आपको खुद बचा के रखना है। बार बार वही बात हम लोग रिपीट करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज करिए कि ये सारी बीमारियां प्रिवेंट हो जाएं। सर्वाइकल की होने वाली प्रॉब्लम्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हो ही ना आपको, और उसके लिए बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, कोई बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे भंडारी साहब ने कहा, आप अपने सारे दिन के टाइम में से 1 घंटा अपने लिए निकालें जिसमें आप योगा करें, अपने लिए डाइट डिसाइड करें, क्या खाना है, कैसे रहना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है। इन चीज़ों से आपकी बॉडी के ऊपर इन जनरल पूरी में फिटनेस आ जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सोमिल कांसल, न्यूरो सर्जन हैं। विस्तार से उन्होंने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती क्या है, किस तरह हमारा जो शरीर है, हमारा जो सर है, पहले मनके के ऊपर टिका हुआ है, अगर उसकी मूवमेंट ही बंद हो जाएगी तो बट नेचुरल है, सारा अफेक्ट आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर आएगा। अपना ध्यान रखिए। हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो तुरंत किसी डॉक्टर के साथ संपर्क करिए, क्योंकि बहुत साल पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद एक बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर को जानकारी होती है। नहीं तो आप बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। तो पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरा जान। इजाज़त दीजिए हमारे साथ। आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।